बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 15। अच्छा, मैंने कल एक होमवर्क दिया था कि प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 और एग्जाम्पल 3 स्पेशली एक दफ़ा गौर से देखिएगा ताकि आपको समझ आए। तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 तो नहीं करवा रहा, वो आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, अदरवाइज़ मैं इस वक्त एग्जाम्पल 3 डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको एक दफ़ा समझ आ जाए कि टाइमलाइन कैलकुलेट कैसे करनी है। अच्छा जी, कहता है सपोज ABC लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड इट्स ऑप्ट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 30 जून एवरी ईयर। लें जी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या मैं यूं कहूं डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, अप्रैल की, ठीक है, अप्रैल 1 अप्रैल की है जी, 1 2020। और उसने कहा टाइमलाइन हमने डिसाइड कर दिया 30 जून एवरी ईयर, और हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है बेटे वो स्टार्ट हो रहा है जुलाई से, 1 जुलाई से 30 जून तक का। ये उसने फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट कर लिया है। इट वुड बी रिक्वायर्ड टू होल्ड its first annual general meeting in the next 16 months time period, so it can opt to hold the first annual general meeting since till 31st July 2021। बेटा देखो, वो कहता है कि उसने होल्ड करनी है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। हमें पता है, अगर हम देखें कि फर्स्ट AGM कहाँ तक अपलोड होल्ड हो जानी चाहिए, तो फर्स्ट AGM का 16 मंथ्स है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तकरीबन 9 मंथ्स ये बन गए, ठीक है। और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 15 जुलाई, इसका मतलब 31 जुलाई 2021 ये मेरी डेडलाइन है फॉर होल्डिंग माय फर्स्ट AGM। डेडलाइन फॉर फर्स्ट AGM, ये मेरी डेडलाइन है पहली AGM के लिए जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कहते जी उसने ऑप्ट किया, सो इट कैन ऑप्ट टू होल्ड फर्स्ट AGM टिल 31st जुलाई। वी अज्यूम दैट द कंपनी ऑप्टेड टू होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 31st जुलाई। अज्यूम कीजिए कंपनी ने अपनी AGM, तो इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर अगर मैं कहूं तो ये जुलाई 2020 से स्टार्ट होगा और 2021 पे ख़त्म होगा फाइनेंशियल ईयर। और उसने ऑप्ट कर लिया कि मैं इसी डेट के ऊपर पहली AGM कंडक्ट करूंगा। फर्स्ट AGM की डेट क्या आ गई, 31st जुलाई 2021। अच्छा, कहते फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड कंपनी विल बी रिक्वायर्ड टू होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग विद इन फ्रॉम दिस डे। अच्छा, वी अज्यूम दैट ब्ला 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 फ्रॉम दिस डेट ऑनवर्ड the company will be required to hold the annual general meeting within 120 days of the close of the financial year and at least once in every calendar year. Keeping all in the view above, what shall be keeping in all the view above, what shall be the latest time on which the company can hold its AGM in 2022। तो कहता है जरा 2022 के बारे में जरा थोड़ा सा गाइड कर दें। तो बेटा अगर उन्होंने पहली AGM यहाँ होल्ड की है तो ये तो हो गया बेटा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ज़रा सेकंड फाइनेंशियल ईयर के बारे में गाइड कीजिए, वो कहाँ से स्टार्ट होगा। वो स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक। और अगर हम वही प्रिंसिपल लगाएं 120 डेज का, तो 120 डेज का प्रिंसिपल क्या बनता है जी, 120 डेज बनते हैं जी जुलाई के 31 डेज, अगस्त के 31 डेज, सितंबर के 30 डेज, तो ये बन गए टोटल 92 डेज। और अक्टूबर के डेज आ गए बेटे कितने दिन और चाहिए हमें, 28 डेज। तो इसका मतलब है 28 अक्टूबर जो होगी वो हमारी सब्सीक्वेंट AGM की डेडलाइन होगी। किसके लिए, सब्सीक्वेंट AGM के लिए। तो उसने कहा कब होल्ड करनी चाहिए, तो उसने आगे कहा जी the next financial year will close on 30th June 2022, so it will till when would be the company required to hold, तो उसने कहा it should be 28 October 2022 because it cannot wait for more than 120 days from the close of the financial year। तो हमारे पास दो ऑप्शन थी, एक तो हो गया 120 डेज का कॉन्सेप्ट, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ये देखो, ये सारा कॉन्सेप्ट 120 डेज का है, ये तो हो गया। साथ तो ये भी तो देखना है कैलेंडर ईयर वाली कॉन्सेप्ट पूरा हो गया या वो शर्त पूरी हो गई। तो ये देखो कैलेंडर ईयर अगर मैं बात करूं 2021 के कैलेंडर ईयर, अच्छा मैं इसको CY लिख दूं तो आसान हो जाएगा। कैलेंडर ईयर 2021, तो AGM हुई है, बिल्कुल हुई है।
कैलेंडर ईयर 2022, क्या 2022 में एजीएम हुई है? जी बिल्कुल हुई है। इसका मतलब है ये शर्त भी पूरी हो गई और 120 डेज वाली शर्त भी पूरी हो गई, तो दोनों शराइत पूरी हो गई हैं। ठीक है, ले जी आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 4 पे आते हैं। ले जी एग्जाम्पल 4 के लिए वो कहता है जी एग्जाम्पल 4 जरा देखते हैं क्या कहता है एग्जाम्पल 4 में हमें वो। ले जी एग्जाम्पल 4 में वो आपको कहता है XYZ लिमिटेड अनदर कंपनी रजिस्टर्ड ऑन 1 सितंबर 2020। ले जी आपकी कंपनी अब इनकॉर्पोरेट हुई है, इनकॉर्पोरेशन डेट है सितंबर 1 2020। देन क्या कहता है जी, कहता है इट्स फाइनेंशियल ईयर क्लोजेज ऑन 30th सितंबर इन 30th सितंबर ईच ईयर। तो हर साल, यानी इसका मतलब है आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो अक्टूबर से स्टार्ट होता है, 1 अक्टूबर से, और 30th सितंबर पे क्लोज हो जाता है। आगे चलिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1 सितंबर को, तो ऐसा तो नहीं होगा ना एक महीने बाद कंपनी का फाइनेंशियल क्लोज कर देंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल ही ना समझें। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं इट हेल्ड इट्स फर्स्ट एजीएम ऑन 1 नवंबर 2021। लें जी अभी जरा इससे पहले हम जरा देख लेते हैं कि हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर अगर हो, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो बेटा वो कहीं स्टार्ट हो रहा है 1 अक्टूबर 2020 से और ये ख़त्म होगा 30th सितंबर 2021 पे। क्यों बेटे? 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां से बना रहे होंगे? अगर आप गौर करो, इनकॉर्पोरेशन डेट से 1 सितंबर से, तो इसका मतलब अगर मैं यूं कहूं पहला फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा एक्सटेंडेड होगा, ये फर्स्ट, या यूं कह लेते हैं चलें कि फाइनेंशियल ईयर तो 1 अक्टूबर से होगा, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी वो कुछ ऐसे बन रही होगी कि 1 सितंबर 2020 से लेकर 30th सितंबर 2021 तक की। तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज हुई तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर भी तो चेंज हो जाएगा ना, वो भी तो 1 सितंबर से ऑनवर्ड 30th सितंबर तक चला जाएगा। अब जरा समझिए कितने महीने हुए? 13 मंथ्स की फाइनेंशियल बन रही हैं, 13 मंथ्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रही हैं। अच्छा, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि डेडलाइन क्या है एजीएम की? वो तो इधर से कैलकुलेट होनी है। फर्स्ट एजीएम की डेडलाइन क्या मंथ? 16 मंथ्स। कब शुरू हुआ? सितंबर में। सितंबर से लेकर सितंबर तक तो हो गए 13 मंथ्स। इसका मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। इसका मतलब है 31 दिसंबर 2021 हमारी पहली एजीएम होल्ड करने की डेडलाइन है। ठीक है, डेडलाइन क्या आ गई? 31 दिसंबर। लेकिन वो कहता है it held its first AGM general meeting on 1st November 2021 which was well within 16 months from the date of incorporation। कहता है ये तो हमारी थी डेडलाइन, लेकिन कंपनी ने अपनी फर्स्ट एजीएम कब कंडक्ट की? नवंबर के अंदर। नवंबर की कौन सी डेट बताइए? सॉरी जी, नवंबर 1 पे, नवंबर 1 2021। लो जी, ये कंपनी ने फर्स्ट एजीएम कंडक्ट, ये हमारी डेडलाइन थी, ये हमारी डेट आ गई जिसके ऊपर हमने एजीएम कंडक्ट कर ली। इसका मतलब हमने अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए पहली एजीएम कंडक्ट कर ली। आगे चलते हैं। व्हाट इज द लेटेस्ट डेट बाय विच द कंपनी कैन होल्ड इट्स सेकंड एजीएम? कब तक सेकंड एजीएम होल्ड करनी चाहिए? तो जरा पहले तो जरा देखते हैं अगला फाइनेंशियल ईयर क्या होगा। सेकंड फाइनेंशियल ईयर बेटा वो स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2021 से और जाएगा 30th सितंबर 2022 तक। ये हो गई जी। इस बार तो चेंज नहीं आएगा ना? नहीं आएगा बिल्कुल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी देर की बनेंगी? 12 महीने की बनेंगी। इस बार तो चेंज भी नहीं आएगा और हमने ये बात अकाउंट्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ी हुई है। अच्छा, अब डेडलाइन की बात करें, सेकेंड या सब्सीक्वेंट एजीएम की डेडलाइन की बात करें तो वो क्या होगी? वो कहते हैं जी 120 डेज। तो 120 डेज कैलकुलेट ही कर लेते हैं बजाय यहाँ लिखने के। किधर से स्टार्ट करूँ? अक्टूबर से, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक जाऊँगा। 120 डेज मीन्स 4 महीने तकरीबन। तो अक्टूबर के 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, काउंट करके देखो 92। तो जनवरी के कितने दिन हुए? 28 दिन। इसका मतलब 28 जनवरी
2023 जो है, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्सीक्वेंट एजीएम की जो डेट आ रही है दैट इज 28 जनवरी 2023। 120 दिन अगर बनाए जाएं तो 120 दिन की डेडलाइन बनती है 28 जनवरी पे। अगर 28 जनवरी इज द डेडलाइन तो आप कहोगे यार मैं बेशक 25 जनवरी रख लूँ, बेशक 15 जनवरी रख लूँ, बेशक 10 जनवरी रख लूँ, बेशक 1 जनवरी रख लूँ, एजीएम की डेट तो रख सकता है। लेकिन हमें दूसरी कंडीशन का भी पता है। पहली कंडीशन है 120 डेज और दूसरी कंडीशन है कैलेंडर ईयर। तो जरा ये वाला टेस्ट तो हमने पास कर लिया, हम इस वाले टेस्ट के ऊपर जरा इवेल्युएशन कर लेते हैं। कैलेंडर ईयर लें जी, कैलेंडर ईयर 2021, क्या हमने 2021 के अंदर फाइनेंशियल्स बनाई है, एजीएम की है? जी बिल्कुल की है। पहली कंडीशन मीट। ले जी सब्सीक्वेंट आ जाएं। कैलेंडर ईयर 2022, क्या 2022 के अंदर हमने कोई एजीएम किया? अगर हमसे कंपनी कहती है मैं अपना 25 जून रख लेती हूं एजीएम की डेट, तो क्या हमने 22 के अंदर कोई एजीएम किया? नॉट एट ऑल। हमने अगर 25 जून 2023 अपनी रख ली एजीएम की डेट, तो फिर इस साल में तो कोई एजीएम ही नहीं हुई। तो हमें तो पता है कि हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होना जरूरी है। तो अगर नहीं हुई तो इसका मतलब है पहली शर्त तो पूरी होती नजर आ रही है, दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही। तो क्या करें? फिर डेडलाइन को हम पीछे ले आएंगे। हमारी डेडलाइन क्या बन जाएगी? रिवाइज डेडलाइन 31 दिसंबर 2022। तो हमें हर हालत में 2022 के कैलेंडर ईयर के अंदर एक एनुअल जनरल मीटिंग तो करनी ही करनी है। इसीलिए हम अपनी डेडलाइन को रिड्यूस कर लेंगे, 120 डेज से कम कर लेंगे और 92 डेज के ऊपर ले आएंगे और 31 दिसंबर वुड बी द डेडलाइन फॉर होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। और अगर आपने होल्ड ना की तो इट मींस दैट यू आर डूइंग सम नॉन कंप्लायंस, और अगर एक दिन भी ऊपर गया तो पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। So Keta, what is the latest date by which the company can hold its second AGM? It must be within 120 days of the close of the financial year, and at least one AGM must be held in each. So the latest date should be 31st December 2022. Hopefully ये clear हो गई हमारी बात। लें जी, हमने एक्सटेंशन के हवाले से बात पढ़ ली थी। अब आगे हम कुछ मज़ीद आसान सी बातें एजीएम के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़, प्लेस ऑफ मीटिंग। मीटिंग कहाँ होगी? एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ होनी चाहिए? कंपनी के कई ऑफिसेस हो सकते हैं, कंपनी का लोकेशन मल्टीपल लोकेशन हो सकती है, लेकिन याद रखें कि जब भी आप एजीएम कंडक्ट करेंगे अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे कंडक्ट करेंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब हरगिज़ हेड ऑफिस नहीं होता। रजिस्टर्ड ऑफिस का मतलब है कि जनाब वो एड्रेस जो आपने अथॉरिटीज़ के साथ शेयर किया हुआ है कि आपने जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है मुझे इस एड्रेस के ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस करें, वो है रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। तो कहते हैं इन केस अ लिस्टेड कंपनी, अगर लिस्टेड कंपनी है, एजीएम शैल बी हेल्ड इन द टाउन इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड और द नियरेस्ट सिटी। जनाब उस सिटी के अंदर जहां रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है या तो वहां पे करें या उसकी नियर बाय सिटी के अंदर करें, इसके अलावा आप इससे ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। हाउएवर एटलीस्ट, अब एक बड़ी मजेदार बात वीडियो लिंक के हवाले से, उससे पहले एक चीज समझो कि अगर बेटा किसी को एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस कहलाओगे कि आज जी मीटिंग अटेंड करें, तो वो मीटिंग पे आके बहुत से डिसीजंस में पार्टिसिपेट करेगा। अगर वो डिसीजन में पार्टिसिपेट करेगा तो बेटा इसका मतलब है डिसीजन लेने के लिए तो वोट देने पड़ेंगे, और जब वोटिंग की बात आती है तो बेटा वोटिंग के लिए इन पर्सन वोट होता है। इन पर्सन का मतलब जो मीटिंग में आएगा और वोट कास्ट करेगा। एक फैसिलिटी ई वोटिंग की भी है, वो इंशाल्लाह आप लोग सीए फाइनल की स्टेज पे जाके पढ़ेंगे, सीफैप की स्टेज पे जाके इंशाल्लाह आप पढ़ोगे कि ई वोटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ई वोटिंग रेगुलेशन, तो वहां जाके पढ़ोगे। ई वोटिंग भी इलेक्ट्रॉनिक वे भी है एक वोट कास्ट करने का। तीसरा तरीका बेटा एक वोट कास्ट करने का तरीका वीडियो कॉन्फ्रेंस भी है। वीडियो कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है? जिस तरह आप लोग आज व्हाट्सएप से वीडियो कॉल कर लेते हो, आप जूम पे वीडियो कॉल्स कर लेते हो, इसी तरह आप प्रॉपरली किसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए, किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए
अगर मेंबर्स को इनवाइट करते हो और मेंबर बजाय एजीएम में खुद आए प्रेजेंट होएं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू प्रेजेंट हो जाते हैं, तो फिर वोट भी कास्ट कर सकते हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। और एक और तरीका है जिसके थ्रू वोट कास्ट किया जा सकता है, और वो है बेटा प्रॉक्सी। इंशाल्लाह ये प्रॉक्सी के ऊपर इसी चैप्टर के अंदर हमारी थोड़ी देर ठहर जाएं, मीटिंग्स का एरिया खत्म होगा तो प्रॉक्सी की डिटेल डिस्कशन इसी चैप्टर के अंदर हमें मिलेगी। सो ये लेटर ऑन इन दिस चैप्टर, मैं अभी इसको बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा। ये कॉन्सेप्ट चूंकि बहुत डिटेल्ड है तो मैं इंशाल्लाह उसी सेक्शन में जाके डिस्कस करूंगा। अभी मेरा सिखाना ये मकसद था कि अगर आप नोटिस पे मीटिंग में आ रहे हो और मीटिंग में आपको डिसीजन लेना चाहते हो तो आप वोट कास्ट करोगे, और अगर आप वोट कास्ट करना चाहते हो तो ये बात दुरुस्त है कि या तो आप मीटिंग में आकर वोट कास्ट करोगे, या इलेक्ट्रॉनिक वोटर पोर्टल के थ्रू आप वोट कास्ट करोगे, या आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में जूम लिंक दे दिया जाएगा वहां से वोट कास्ट करोगे, या प्रॉक्सी के थ्रू आप वोट कास्ट कर रहे होगे। अच्छा, अब पॉइंट आता है कि ये बात तो आपने डिस्कस कर ली, व्हाट अबाउट के वीडियो लिंक की फैसिलिटी क्या सबको अवेलेबल है? क्या हर कंपनी ये फैसिलिटी अवेल कर सकती है? नॉट एट ऑल। सिर्फ और सिर्फ ये फैसिलिटी आपको लिस्टेड कंपनी में नजर आएगी। अच्छा, कोविड के फेज में ये फैसिलिटी सबको दे दी गई थी क्योंकि सब एक दूसरे से मिलने से डर रहे थे, लेकिन वो 1 साल 2 साल की बात थी। लेकिन अब लॉ दोबारा प्रिवेल करता है और वीडियो कॉन्फ्रेंस की फैसिलिटी जो है वो लिस्टेड कंपनी के पास है। और अगर मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात करूं, सीफैब लेवल की, तो मैं ये कहूँगा कि आपकी पब्लिक कंपनी के पास भी ये फैसिलिटी होती है। पब्लिक कंपनी का मतलब है आइदर लिस्टेड और नॉन लिस्टेड। अच्छा, चलें जरा पढ़ते हैं लॉ क्या कहता है अब। हाउएवर एटलीस्ट, अच्छा इससे पहले मैं लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, प्लीज जरा लास्ट लाइन पहले से पढ़ते हैं इसी पैराग्राफ की, सेकेंड लास्ट लाइन, पेज नंबर है 154। अ लिस्टेड कंपनी मस्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ वीडियो लिंक टू सच मेंबर एनेबलिंग देम टू पार्टिसिपेट इन इट्स एजीएम। यानी कि लिस्टेड कंपनी को कहा जा रहा है कि तुम्हारी गुंजाइश है कि तुम वीडियो लिंक भेज दो उन मेंबर्स को जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ऐड होना चाहते हैं, मीटिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि क्या कंपनी को इजाजत है या प्रोसीजर क्या होगा। देखो, एक मीटिंग है ना, एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस जो है वो कितनी देर पहले जाता है बेटा? 21 डेज पहले, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर आप उसका नोटिस सेंड करते हो। ऐसा ही है, मीटिंग का नोटिस एटलीस्ट 21 डेज पहले जाता है। ठीक हो गया। अब एटलीस्ट अगर 21 डेज बिफोर उसका नोटिस जा रहा है एजीएम का, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कॉन्सेप्ट कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए लॉ कहता है कि कम से कम मीटिंग से 7 दिन पहले, जरा मैं पढ़ता हूं, However, at least 7 days prior to the date of the meeting, मीटिंग से 7 दिन पहले, on the demand of the member residing in a city who hold at least 10% of the total paid up capital or such other percentage as may be specified, a listed company must provide। यानी कि जनाब, अगर आपको 21 दिन पहले का नोटिस आपने भेजा है और किसी मेंबर ने आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस की रिक्वेस्ट कर दी है, तो कंपनी के लिए बाइंडिंग हो गया कि कम से कम 7 दिन पहले फ्रॉम द डेट ऑफ द मेंबर, एट लीस्ट 7 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ द मीटिंग, मीटिंग से कम 7 दिन पहले मेंबर्स की डिमांड के ऊपर आप, अगर वो फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है रिजाइडिंग इन अ सिटी, इनफैक्ट ये जो उस पर्सन उस सिटी में रिजाइड नहीं करता, ये उसके लिए कॉन्सेप्ट है। जो उसी शहर में वो क्यों लेगा? ठीक है, वैसे कॉन्सेप्ट पढ़ने में ये लगता है यार जिस शहर में हो उसी शहर का बंदा जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नहीं, इसका फायदा ही नहीं है। इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा है कि जिस सिटी में रहते हो, फॉर एग्जांपल मैं कराची से बिलोंग करता हूं और आपकी जो एजीएम होने जा रही है वो लाहौर में होने जा रही है, तो आई वुड लव टू ज्वाइन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस से ज्वाइन कर सकता हूं। अगर आप लिस्टेड कंपनी हो, मेरे पास 10% की औकात है, 10% शेयर होल्डिंग पावर होनी चाहिए मेरे पास, तो मैं कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता हूं। मैंने कहा 10% वोटिंग पावर शेयर होल्डर के पास होनी चाहिए, तो वो इस काबिल होगा कि वो कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा कि जनाब मुझे वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए। तो कहता है हाउएवर एटलीस्ट 7 days प्रायर टू द डेट ऑफ द मीटिंग
कंपनी ने ये प्रोवाइड करनी है। अच्छा, इसका मतलब रिक्वेस्ट कम से कम फिर इससे पहले आनी चाहिए। हम 7 दिन पहले तो आपको अलाउ कर देंगे, ठीक है। 7 दिन पहले अ कंपनी must provide the facility of video link to such member enabling them to participate in the AGM। ठीक हो गया जी, ये बात भी समझ आ गई। लेकिन मेंबर्स को डिमांड करनी पड़ेगी, मेंबर हमें इल्हाम नहीं होना कि किसको वीडियो लिंक चाहिए। आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम 7 दिन पहले अगर रिक्वेस्ट करते हुए आपका ख्याल रहे कि सलमान के पास 10% की औकात होनी चाहिए तो सलमान रिक्वेस्ट कर सकता है, और वो उस सिटी में रिजाइड करता हो तो वो जनाब वो रिक्वेस्ट करें, हम उसकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन कर देंगे 7 दिन पहले, ठीक है, कंपनी प्रोवाइड कर देगी। Notice all companies. The notice of the AGM shall be sent to the member and every person who is entitled to receive notice of the general meeting at least 21 days before the date fixed for the meeting। तो ये बात तो हमें ऑलरेडी 21 दिन के नोटिस का पता है। लिस्टेड कंपनी पे आते हैं। कहते हैं लिस्टेड कंपनी, इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी सच नोटिस शैल बी सेंट। अच्छा, अगर लिस्टेड कंपनी हो तो मैंने हमेशा कहा कि दो रिक्वायरमेंट उतनी ही टफ होती है। जो स्टेटस ऑफ द कंपनी मैटर करता है ना, तो जो चेंज होता है उतनी रिक्वायरमेंट भी टफ होती जाती है। एक सिंपल कंपनी है, वो क्या करेगी, वो सिंपल नोटिस भेज देगी। लेकिन अगर एक पर्टिकुलरली लिस्टेड कंपनी है तो फिर देखो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी बैठा है और इसके अलावा आपके पास कमीशन है, तो आप क्या करोगे फिर, तो आसान लफ्ज़ों में लिस्टेड कंपनी के लिए कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि वो नोटिस को एक उर्दू और इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर दे। उर्दू और इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर दे। और सेकेंडली दूसरी चीज़, इट्स ओके, थैंक यू। सो उर्दू और इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर दे और साथ साथ वो कमीशन को भी एक भिजवा दे कॉपी। तो मैं पढ़ रहा हूँ, इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी सच नोटिस शैल बी सेंट टू द कमीशन इन एडिशन टू इट्स बीइंग डिस्पैच इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, कि जहाँ वो दूसरे तमाम मेंबर्स को भिजवा रहा है कॉपी, साथ कमीशन को भी एक कॉपी भिजवा दे। एंड द नोटिस शैल ऑल्सो बी पब्लिश इन इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज एटलीस्ट इन वन इशू ऑफ द ईच ऑफ द डेली न्यूज़पेपर ऑफ रिस्पेक्टिव लैंग्वेज हैविंग नेशन वाइड सर्कुलेशन, और कम अज़ कम एक इंग्लिश और एक उर्दू के न्यूज़पेपर में भी छाप दे, ठीक है, जिसकी सर्कुलेशन बहुत नेशन वाइड हो, यानी वाइडर सर्कुलेशन हो। ऐसा नहीं है एक ऐसे अखबार में पब्लिश कर दो जिसकी रीच जो है वो एक मोहल्ले से बाहर ना हो, ऐसा नहीं होगा। ले जी, कॉलिंग अ मीटिंग। अच्छा, मीटिंग कॉल कौन करता है बेटा, देखो डायरेक्टर्स आर दी एजेंट ऑफ द कंपनी, ये बात हमने पढ़ी। तो ये सारे एक्शंस कौन ले रहा होगा ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स। तो उसने कहा एजीएम इज कॉल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ द डायरेक्टर एंड नॉट ऑन दी मेंबर। मेंबर के ऑर्डर पे नहीं होती बल्कि डायरेक्टर्स के ऑर्डर पे होती है। तो ये थी जी बेटा एजीएम के हवाले से उसकी कुछ डिस्कशन। उसने जर्नल बातें डिस्कस कर दी। एजीएम में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो टाइम कैलकुलेशन पे थी। मैंने इसलिए उस पर एग्जाम्पल्स खुद भी, सेल्फ मेड एग्जाम्पल्स भी आपसे शेयर कर ली, और कुछ मैंने जो एग्जाम्पल बुक में गिवन थी वो भी शेयर कर ली, ताकि आपको ये समझ आ जाए हाउ टू कैलकुलेट दी एजीएम डेडलाइन। ठीक है जी। और इसके अलावा उसने हमें छोटी छोटी सी बातें बताई कि एजीएम कहाँ होगी, नोटिस कैसे जाएगा, वीडियो लिंक की फैसिलिटी कैसे अवेल होगी, ठीक है, और लिस्टेड कंपनी जब वो नोटिस भेजेगी तो वो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या मीट करेगी। ले जी, आगे आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। दूसरी मीटिंग की टाइप है जी। मीटिंग के अंदर लास्ट टाइप जो हम देखने लगे थे, हमने कहा था ये ज़रूरी तो नहीं है कि मेंबर ने जब डिस्कशन करनी हो तो मेंबर इंतज़ार करे कि हाँ भाई एनुअल जनरल मीटिंग आएगी वहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ऐसा तो नहीं है। आज डिस्कशन करनी है तो क्या करें जनाब, मेंबर की मीटिंग अप्रूवल चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल कर लें। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करने का मतलब क्या है, अभी हमने पढ़ा कि ये एजीएम जो है ये डायरेक्टर कॉल करते हैं क्योंकि दे आर द एजेंट ऑफ द कंपनी और वही कॉल करेंगे। तो बेटा ईओजीएम भी तो डायरेक्टर कॉल करेंगे, मेंबर थोड़ी कॉल करेंगे, डायरेक्टर ही कॉल करेंगे। लेकिन अब कॉन्सेप्ट ये आता है यहाँ पे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का वो मतलब है या कंडक्ट करने का मकसद है कि जब किसी पॉइंट के ऊपर, किसी डिसीजन के ऊपर मेंबर की अप्रूवल चाहिए और वो मेंबर की मीटिंग के बगैर नहीं मिलनी तो फिर मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। एजीएम अगर 6 महीने बाद है तो उसका इंतज़ार नहीं किया जा सकता। अब ईओजीएम का मसला ये है कि क्या डायरेक्टर हो सकता है, डायरेक्टर ने कोई अप्रूवल करानी हो तो डायरेक्टर तो खुद कॉल कर लेंगे मीटिंग, यानी वो अरेंज कर लेंगे मेंबर की मीटिंग। लेकिन व्हाट इफ कि एक सिनेरियो ऐसा भी तो हो सकता है कि मेंबर के दिल में भी कोई ऐसी बात आए और वो चाहें कि हम भी मेंबर की एक मीटिंग कॉल कर लें, तो वो क्या करेंगे बेटा, मेंबर खुद कॉल नहीं कर सकता तो मेंबर रिक्वेस्ट करेगा। वो रिक्वेस्ट किसको करेगा, वो डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करेगा।
इसका मतलब है मैं रिक्वेस्ट को ही अगर चेंज कर दूं वर्ड, तो मैं कह रहा हूं मेंबर रिक्विजिशन देगा, रिक्वेस्ट करेगा डायरेक्टर को कि जनाबे वाला हम भी कुछ मिलना चाहते हैं, हम कुछ बात डिस्कस करना चाहते हैं आपस में, आप एक काम करें, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट करवा दें। अच्छा, अब एजीएम का नोटिस टाइम पीरियड कितना है? 21 दिन का। 21 दिन पहले नोटिस चला जाना चाहिए, तो बेटा ईओजीएम का टाइम पीरियड कितना होगा? वही 21 डेज, एटलीस्ट 21 डेज पहले नोटिस चला जाना चाहिए। बात समझ आती है? सो वो कहते हैं, मैं जरा पढ़ता हूं अब जरा, ताकि आपको थोड़ा समझ आए, फिर मैं इस प्रोसेस को आगे लेके चलूंगा। ऑल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी अदर देन द एजीएम एंड द स्टैट्यूटरी मीटिंग, इन दोनों के अलावा शैल बी कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। यही रीजन है, आप कभी नोटिस उठा के देखो ना जो पब्लिकली अवेलेबल है, तो आपको पता चलेगा कि एजीएम का नोटिस नंबर चल रहा होगा, एक अगर कंपनी को 100 साल हो गए हैं तो 100 नंबर होगा उसका। सपोज मैं कहता हूँ कोक की कंपनी को 100 साल से ऊपर हो गए हैं, से 120 साल हो गए हैं, तो उनकी एनुअल जनरल मीटिंग चल रही होगी 120th एनुअल जनरल मीटिंग। लेकिन जब आप उनकी निकाल के देखोगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, तो आपको रियलाइज होगा कि 700, 800, 900 का नंबर चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि इतनी मल्टीपल मीटिंग्स हो सकती हैं। सो ईओजीएम के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने साल में कितनी करनी है, आप जितनी करना चाहो, जितनी दफा मेंबर को बुलाना चाहो, जितनी दफा मेंबर के साथ डिस्कशन करना चाहो, यू कैन मेक सच डिस्कशन। कहते हैं कॉलिंग ईजीएम बाय द बोर्ड, कहते हैं, अच्छा ईजीएम लिख रहा है, ये मैं ईओजीएम लिखता हूं, तो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी यूज कर लें। द बोर्ड में एट एनी टाइम कॉल एन ईओजीएम टू कंसिडर एनी मैटर विच रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। तो मैंने पहली बात कही कि अगर डायरेक्टर को फील होता है, और इसके साथ ही मैं एक और छोटी सी बात अगर आपको याद कराऊं, तो हमने पढ़ा था पावर्स ऑफ डायरेक्टर, जहां पे मैंने ये समझाया था कि डायरेक्टर कुछ डिसीजन तो अकेले ले सकते हैं, और कुछ डिसीजन में उन्हें मेंबर के अप्रूवल की ज़रूरत है। अगर मेंबर अप्रूव नहीं करेंगे तो डायरेक्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो उस सेक्शन को अगर आप याद रखें, तो डायरेक्टर को फिर अप्रूवल चाहिए उस मैटर के ऊपर मेंबर की, तो डायरेक्टर क्या करेगा? ईओजीएम कॉल कर लेगा, मेंबर की मीटिंग कॉल कर लेगा। लेकिन क्या इनके दिल में ऐसा गुमान आए तो क्या होगा? अगर मेंबर कहना चाहे तो वो कहता है द बोर्ड शैल कॉलिंग ईओजीएम बाय द बोर्ड ऑन द रिक्विजिशन ऑफ द मेंबर्स, और यानी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर, द बोर्ड शैल फोर्थविथ proceed to call an EOGM at the request made by the member। तो इसका मतलब है, वो कहता है फिर अगर मेंबर रिक्वेस्ट करना चाहे तो वो भी डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करेगा और डायरेक्टर EOGM कॉल कर लेंगे। लेकिन मेंबर की रिक्वेस्ट से पहले मेंबर की औकात देखी जाएगी। कहते हैं औकात देखनी हो कि कौन सा ऐसे मेंबर हैं जो वाकई ही ईओजीएम के लिए रिक्वेस्ट करने के अहल हैं, यानी वो एलिजिबल हैं, दे कैन मेक अ रिक्वेस्ट टू द डायरेक्टर फॉर कॉलिंग एन ईओजीएम। तो वो कहता है कि अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो तो जरा डिफरेंट होगा, और कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल तो जरा सिनेरियो डिफरेंट होगा। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो तो सिनेरियो होगा 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर, यानी जितनी भी वोटिंग पावर है उसका 10% अगर देखा जाए तो, यानी औकात कितनी होनी चाहिए? 10% की औकात। अगर किसी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो मतलब वो गारंटी लिमिटेड कंपनीज हैं, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उसमें क्या होंगे? नंबर ऑफ मेंबर्स। तो वो कहता है 1/10 ऑफ टोटल मेंबर आर गोइंग टू मेक अ रिक्वेस्ट। बात समझ आई? यानी अगर 100 मेंबर हैं तो कम से कम 10 मेंबर रिक्वेस्ट करें डायरेक्टर्स को कि जनाब वो ईओजीएम कॉल करना चाहते हैं। तो मैं दो तरीके बताए, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। हैविंग शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो 10% की औकात होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो 10% मेंबर होने चाहिए जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टर को टू कॉल एन ईओजीएम। तो कहता है इन केस ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एज ऑन द डेट ऑफ द, अच्छा ये मैं आगे वाली बात अभी करता हूं, रिप्रेजेंटिंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, और इन केस ऑफ अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। तो ये बात समझ आ गई जी। तो ये उसने रूल लिखा है कि कौन लोग एलिजिबल हैं कि वो
रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक और पॉइंट है कि ये जो वोटिंग पावर या इसका जो 10% कैलकुलेट करना है, ये आप किस डेट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, किस डेट की बात कर रहे हैं? तो कहता है उस डेट की जिस डेट पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी डेट ऑफ रिक्वेस्ट के ऊपर हम ये जजमेंट करेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, डेट ऑफ रिक्विजिशन, डेट ऑफ रिक्विजिशन के ऊपर ये जजमेंट हो रही होगी कि क्या इस मेंबर की औकात है कि वो रिक्वेस्ट कर सके। तो क्या फिर देखा जाएगा कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, तो 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर यानी 10% देखा जाएगा डेट ऑफ रिक्विजिशन के ऊपर। हो सकता है डेट है जी से 25 जनवरी 2022, तो आज 25 जनवरी 2022 के ऊपर इवैल्यूएशन की जाएगी कि क्या 10% की औकात है इन लोगों के पास। और अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हो तो इसी 25 जनवरी के ऊपर ये देखा जाएगा क्या टोटल मेंबर 110 हैं, तो इसका 1/10 है यहाँ पे मौजूद, तो फिर यानी 11 मेंबर क्या मौजूद हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यानी रिजल्ट्स जो हैं वैल्यूएट किए जाएंगे ऑन द डेट ऑफ द रिक्विजिशन, जिस दिन रिक्विजिशन होगी उस दिन। अच्छा जी, सॉरी जी, एक रिकॉल, अच्छा, द रिक्विजिशन शैल स्टेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द मीटिंग। अच्छा, अब रिक्विजिशन में क्या होना चाहिए, वो कहता है बताओ रीजन क्या है, क्यों, अब ये रिक्विजिशन देनी है ना, इसमें क्या क्या लिखोगे, बताओ ऑब्जेक्ट, रीजन क्या है, मिलना क्यों चाहते हो, हम क्यों कॉल करें मीटिंग, ठीक है। और इस रिक्विजिशन को तमाम साइन करो और डिपॉजिट करा दो रजिस्टर्ड ऑफिस में। मैंने अब कहा हमने पहला क्राइटेरिया लगाया कि ये मेंबर रिक्वेस्ट करेंगे, मेंबर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया कि वो कब अहल होंगे कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं ये जो रिक्वेस्ट की जाएगी, इस रिक्वेस्ट के अंदर मेंशन करो कि तुम्हारा मकसद क्या है, क्यों मिलना चाहते हो। नंबर सेकंड, तुमने ये रिक्वेस्ट जमा करानी है रजिस्टर्ड ऑफिस में। और तीसरी बात, इसे साइन भी कर देना, इट शुड बी साइंड बाय द ऑल द मेंबर्स who are entitled to make this application or who are entitled to make this request, ठीक है जी। अच्छा, आगे आता है जी calling EOGM by requisition themselves। देखो बेटा, अब एक इंपॉर्टेंट बात है जो समझने वाली है। हमने ये पढ़ा हुआ है, अच्छा हमें ये समझ आ गया कि मेंबर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा डायरेक्टर को, लेकिन डायरेक्टर कई दफ़ा बड़े बदीद हो जाते हैं, अपना काम तो फ़ौरन से पहले EOGM कॉल कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है मेंबर की EOGM कॉल करने की, यानी जब मेंबर रिक्वेस्ट करता है तो यूजुअली टाल मटोल करते रहते हैं। तो उस टाल मटोल को समझाने के लिए उसने सिखाया कि लॉ ने ये समझाया कि अगर डायरेक्टर तुम्हारी बात ना सुने तो तुम्हारे पास क्या राइट्स अवेलेबल हैं, तो वो समझाने लगा हूं जी। मैं जरा इसको दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं थोड़ा सा ताकि समझना आसान हो जाए। हमने कहा मेंबर्स रिक्वेस्ट करेंगे और डायरेक्टर उसे कॉल करेंगे, डायरेक्टर जो है वो कॉल करेंगे EOGM। लेकिन अभी मैं क्या कह रहा हूं, डायरेक्टर टाल मटोल कर रहे हैं। आपने रिक्वेस्ट की और डायरेक्टर कॉल नहीं कर रहे, और इस दौरान अगर 21 दिन गुजर गए हैं, 21 डेज में उन्होंने कॉल नहीं की मीटिंग, आपने जब से रिक्वेस्ट की हुई है, से आपने 25 जनवरी से रिक्वेस्ट की हुई है और 21 दिन गुजर गए हैं, डायरेक्टर ने कॉल नहीं की मीटिंग, तो फिर आप खुद कॉल कर लो, फिर आप खुद कॉल कर, फिर इनका सहारा ना लो, फिर इनका इंतजार ना करो, उम्मीद रखो कि ये तुम्हारी मीटिंग कॉल नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा टाइम जाया करें, तुम खुद मीटिंग कॉल कर लो। तो वो कहते हैं इफ द बोर्ड डज नॉट प्रोसीड विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिक्विजिशन, जब से तुमने रिक्विजिशन जमा कराई हुई है, बीइंग सो डिपॉजिटेड टू कॉज अ मीटिंग टू बी कॉल्ड, द रिक्विजिशनिस्ट मे देमसेल्फ कॉल द मीटिंग। तो रिक्विजिशनिस्ट खुद जा सकता है और वो मीटिंग कॉल कर सकता है, बट इन आइदर केस एनी मीटिंग सो कॉल्ड। अच्छा, अब जरा मीटिंग के हवाले से उसने कहा 21 दिन में तुम्हें इनका आइडिया हो जाए कि ये तो बदीद लोग हैं, ये नहीं करेंगे मीटिंग कॉल, तो तुम खुद कॉल कर लो। 21 दिन के अंदर 21 दिन इंतजार करो, उसके बाद खुद कॉल करो। लेकिन जब खुद कॉल करने जाओ तो याद रखो, तुमने अगर रिक्विजिशन दी थी से
से मैं कहता हूं 1 जनवरी 2022 को तुमने रिक्विजिशन दी थी, तुमने 21 दिन इंतजार किया, आज आ गई 22 जनवरी 2022 पोस्ट, तुमने 21 दिन इंतजार कर लिया, उन्होंने कॉल नहीं की, तो लॉ कहता है इस रिक्विजिशन की डेट से तुम्हारे पास 90 दिन है टोटल, जिसमें तुम एक पर्टिकुलर ईओजीएम कॉल कर सकते हो। मेंबर को कितना टाइम दिया जा रहा है, जरा बड़े गौर से समझो, 90 डेज का टाइम। कहां से? इस रिक्विजिशन की डेट से, मतलब जिसमें से ऑलरेडी 21 दिन तुम्हारा डायरेक्टर जाया कर चुका है। टोटल 90 डेज, ये कवर हो रहा नीचे, टोटल 90 डेज में से 21 दिन तुम्हारा डायरेक्टर जाया कर चुका है। ये 21 दिन जाया हो चुके हैं, तो इस 21 दिन के बाद लॉ तुम्हें सिर्फ 90 दिन का टाइम दे रहा है, यानी 21 जाया हो चुके, इस बाकी दिनों के अंदर, इस रिमेनिंग डेज के अंदर तुम ईओजीएम कॉल कर लो। तो वो कहता है जी, बट इन आइदर केस एनी मीटिंग सो कॉल्ड शैल बी हेल्ड विद इन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिपॉजिट ऑफ रिक्विजिशन। कहते हैं व्हाटएवर, डायरेक्टर तुम्हारी बात मान के कॉल कर लें या तुम अपनी मर्जी मनवा के कॉल कर लो, याद रखना 90 दिन टोटल टाइम फ्रेम है, उसके अंदर मीटिंग कॉल हो जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? बस यहीं तक खत्म करते हैं जी। अच्छा, एक छोटी छोटी सी बात आगे लिखी हुई है, वो बता देता हूं कि जो अगर मीटिंग मेंबर कॉल करेंगे, देखो ये तो कंपनी की जिम्मेदारी थी, डायरेक्टर की थोड़ी जिम्मेदारी थी कि कंपनी खर्चा करती, मीटिंग कॉल करती, लेकिन अगर कंपनी ने खर्चा ना किया और डायरेक्टर ने मीटिंग कॉल ना की और मेंबर ने खुद कॉल कर ली, तो खर्चा सारा मेंबर को करना पड़ेगा। कोई मसला नहीं, मेंबर वो खर्चा करे और रिकवर कर ले डायरेक्टर से, कंपनी से वो रिकवर कर ले कंपनी से, और कंपनी ये देखेगी ये जो हमें खर्चा पड़ा है, ये जो नुकसान पड़ा है, जो डैमेजेस पड़े हैं, ये किसकी वजह से पड़े हैं? डायरेक्टर की वजह से। और डायरेक्टर क्या डिफॉल्ट पे था? और अगर डायरेक्टर डिफॉल्ट पे था तो वो डायरेक्टर से रीइंबर्स कर लेगी, या उसकी तनख्वाह से काट लेगी, या उसकी फीस से काट लेगी। तो ये आगे समझ आ रही है पेनल्टी की। तो अगर मेंबर अपनी जेब से देता है, वो कंपनी से रिकवर करेगा, और कंपनी आगे उस गलत डायरेक्टर से, उस डिफॉल्टिंग डायरेक्टर से रिकवर करेगी। ले जी, यहीं तक खत्म करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए और आसानी बांटने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू।